Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video on the lesson Biodiversity and Conservation और आज हम डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स को दे आर एस फॉलो। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, then we will see some example of recent extinct species, then we will study why we need to conserve biodiversity, and finally we will look at the different methods of conservation of biodiversity. So first is causes of biodiversity losses. यहाँ पर हम उन reasons को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती जा रही है और डे बाय डे लॉस होती जा रही है. Basically, they are categorized into four headings. First is habitat loss and fragmentation. Second is human exploitation. Third is invasive alien species. And fourth is co-extinction. Let us discuss about these one by one. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स अपने सेल्फिश ग्रीड या नीड को फुलफिल करने के लिए लार्ज अमाउंट में जंगल्स को क्लियर कर रहा है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स और जो बायोडाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया की है वो लॉस्ट होती जा रही है. हम डैम का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन जंगलों के बीच में अपने इजी ट्रांसपोर्टेशन और अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हैं. साथ साथ में हम लार्ज अमाउंट में बड़े बड़े फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं टू ऑब्टेन लैंड और ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पे आराम से रह सके. बट अपनी नीड ऑफ कंफर्ट की चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के साथ साथ हम यहाँ पे नेचर को एक ग्रेट लॉस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ से वो जो नेचुरल जगह है जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लांट एंड स्पीशीज मिलती थी हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं. और ना इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल लिविंग स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में रहती थी हम उनके रहने की जगह को वाइप आउट कर रहे हैं और उनके रहने की जगह को फ्रेगमेंट कर दे रहे हैं, जिससे ये एनिमल्स अपने एरिया से बाहर वाले एरिया की तरफ जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं उधर की तरफ मूव कर रहे हैं जस्ट इन सर्च ऑफ फूड. और इसी वजह से और जब ये एनिमल्स ह्यूमन सोसाइटी में इंटरफेयर करते हैं, हम उनको एनिमल्स को किल करते हैं या उन एनिमल्स को मारते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है. सेकेंड रीजन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन. जब हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने कंफर्टेबल के लिए, उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयट करना. तो ह्यूमंस एक ग्रीडी एनिमल है जो कि हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करता आ रहा है. यहाँ पर ह्यूमन की जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी है उसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल है स्टेलर सी काऊ, पिजन, डोडो. थर्ड इज इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू टर्म. वन टर्म इज नेटिव स्पीशीज. नेटिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था वॉमिटोरिया रोवोल्फिया का, वो कहाँ की नेटिव स्पीशीज है, वो हिमालयन रीजन में ही मिल रही है. तो हिमालयन रीजन क्या है, उस स्पीशीज का नेटिव स्पेस है, मीन उसका नेचुरल जगह है, नेचुरल एरिया है और नेचुरल घर है जहाँ पे वो मिल रहा है. तो नेटिव स्पीशीज उस स्पीशीज को बोलते हैं जो अपने नेचर के द्वारा डिसाइडेड एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिल रही है. अगर कोई स्पीशीज है फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में मिल रही है, ओनली एंड ओनली उत्तराखंड में, तो वो वहाँ की नेटिव स्पीशीज कहलाएगी. केरल में मिल रही है तो केरल की नेटिव स्पीशीज कहलाएगी. लाइक वन मोर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, कैमल है. कैमल आपके डेजर्ट एरिया में मिलता है मोस्टली, तो वो डेजर्ट एरिया का नेटिव स्पीशीज है. राइट. नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में किसी बाहर वाले एरिया से लाकर इंट्रोड्यूस की जाती है. नाउ सी, जब भी हम एलियन स्पीशीज को किसी पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पर नेचुरली जो एलियन स्पीशीज का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता, ना फूड के लिए, ना स्पेस के लिए, ना वहाँ पे कोई प्रेडेटर होता है जो उस एलियन स्पीशीज को खा सके. तो एलियन स्पीशीज के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है कि वो बहुत ही हाई अमाउंट में फ्लरिश करते हैं विद ड्यू टू द लैक ऑफ एनी कंपटीशन, और इनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये वहाँ पर प्रेजेंट नेटिव स्पीशीज़ को हार्म करने लगती हैं.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल मेंशन है कि नाइल पर्च को जब हमने लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में है वहाँ इंट्रोड्यूस किया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो लेक विक्टोरिया में जो नेटिव चिचिड फिशेस थी उनमें से हमें 200 स्पीशीज ऑफ चिचिड फिश का एक्सटेंशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि नाइल पर्च इतनी ज़्यादा हो गई थी और वो उन पे फीड कर रही थी। सेकेंड है पार्थिनियम, ये कैरेट ग्रास है। थर्ड इज लांटाना एंड फोर्थ इज इकॉर्निया। इकॉर्निया को हम कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। इस फ्लावर को हम इसकी ब्यूटी के लिए हमने बाहर से लेकर आए थे हम, और कहाँ पर? बंगाल में। जब वेस्ट बंगाल की लेक्स पर हमने इस फ्लावर को इंट्रोड्यूस किया तो ये फ्लावर लैक ऑफ कंपटीशन होने की वजह से इतनी जल्दी अमाउंट में अपने आप को रिप्रोड्यूस करके बहुत ज़्यादा हाई रेट से मल्टीप्लाई की और इसने पूरे ही लेक को कवर कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि सनलाइट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई। किसके लिए? जो एक्वेटिक एनिमल्स इस लेक में रह रहे थे। साथ साथ इकोनिया के फ्लरिश होने की वजह से ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वाटर में वो बाकी स्पीशीज के लिए रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से जो वहाँ पर नेटिव स्पीशीज हैं फिशेस की या अदर एक्वेटिक एनिमल की वो हाई अमाउंट में डिक्लाइन होने लगी। हैंस जब भी एलियन स्पीशीज को हम कहीं इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हमेशा एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। किसके लिए? उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले नेटिव स्पीशीज के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब है कोई दो चीजें जो साथ साथ एक्सटेंड हो रही हैं, और दो चीजें साथ साथ कब एक्सटेंड होती हैं? जब वो एक दूसरे पर हाईली डिपेंडेंट होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक डोडो बर्ड एंड काल्वेरिया ट्री। ये दोनों साथ साथ एक्सटेंड हुए। ह्यूमन ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन से डोडो बर्ड को एक्सटेंड कराया, और जब डोडो बर्ड एक्सटेंड हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कैल्वेरिया ट्री जो डोडो बर्ड्स पे डिपेंडेंट था फॉर द सर्वाइवल वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज फिग एंड ब्लास्टोफेज एंड थर्ड एग्जाम्पल इज यक्का एंड यक्का मॉथ। यक्का एंड यक्का मॉथ में क्या डिफरेंस है? यक्का एक फ्लावर होता है और इस फ्लावर के ओवरी में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टिग्मा स्टाइलिन ओवरी, ये ओवरी के अंदर एक मॉथ होता है जिसको हम यक्का मॉथ बोलते हैं। ये यहाँ पे होल ड्रिल करके अपने एग्स को इस ओवरी के अंदर ले करता है। तो यहाँ पे देखो यक्का मॉथ के लिए एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करा रही है यक्का फ्लावर की ओवरी, और यक्का फ्लावर के लिए क्या एडवांटेज हो रहा है कि यक्का माउथ उसको डायरेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेड है, एक का पॉलिनेशन हो रहा है और दूसरे को सेफ प्लेस मिल रही है टू ले इट्स एग। तो यहाँ पे अगर हमने ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से यहाँ पे यक्का फ्लावर एक्सटेंड हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यक्का मॉथ जो यक्का फ्लावर पे डिपेंडेंट था वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। सो दीज आर 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, और इसीलिए इन चारों को हम इविल क्वार्टलेट भी बोलते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटेंट स्पीशीज। देयर इज डोडो बर्ड जो मॉरिशस का नेटिव है स्पीशीज है, क्वागा जो अफ्रीका का नेटिव स्पीशीज है, नेक्स्ट है थाइलाकाइन जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव स्पीशीज है, देन स्टेलाका ऑफ रशिया, एंड द फोर्थ इज टाइगर स्पीशीज। रिसेंटली हमने फाइंड किया है कि टाइगर की 3 स्पीशीज लाइक बाली, जवान, कैस्पियन एक्सटेंट हो चुकी हैं। नाउ लेट अस स्टडी व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस टॉपिक को हम 3 सब टॉपिक्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, एंड थर्ड इज एथिकल इश्यूज। नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट में वो सारे इश्यूज इंक्लूड होते हैं जिससे ह्यूमन नेचर को या बायोडाइवर्सिटी को यूज कर रहा है टू गेट डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। अपने लिए डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट को ऑब्टेन करने के लिए हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जब बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है तो इस वजह से हमारी क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इसीलिए अपनी नीड को सस्टेनेबल वे में लॉन्गर टाइम तक फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, लाइक हम जंगल के वुड, टिम्बर, फूड, रेजिन, मेडिसिनल प्लांट, और इन सब के बिना विदाउट फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड अदर थिंग जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। सेकेंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट। ब्रॉडली
ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स के अंदर वो सारे इश्यूज इंक्लूडेड हैं, वो सारे प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। नेचर ने बहुत सारे प्रोसेसेस को इस तरीके से डेवलप किया है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन, एस्थेटिक वैल्यू, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अगर हमें एक बैलेंस इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे हम प्रॉपरली कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। अगर ये प्रॉपरली नहीं होगी तो हमारा ऑक्सीजन एंड CO2 उनका जो बैलेंस है इन्वायरमेंट में वो हैम्पर करेगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन, नहीं होगा तो हमें डिफरेंट प्लांट्स का ग्रोथ डेवलपमेंट वो देखने को नहीं मिलेगा। देन बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं विच नीड टू बी रेगुलेटेड इन अ बैलेंस वे, सो दैट बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट कंपोनेंट्स का, वेदर इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। हमारा इकोसिस्टम और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो लंग्स ऑफ प्लैनेट कहलाती है, बिकॉज यही हमारे लिए एक मेजर ऑर्गन है। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैम्पर होंगे। हैंस हमारे इकोलॉजी को बैलेंस फॉर्म में रखने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। नाउ द थर्ड इशू इज इथिकल इशू। इथिकल इश्यूज में हम उन रीज़न को इंक्लूड करते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर मॉरल्स या फिर राइट ऑफ इक्वालिटी की जो फीलिंग्स है उनको प्रमोट करती हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि हम सारे के सारे अर्थ में जितने भी रिसोर्सेज है अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें और बाकी लिविंग ऑर्गन रेट के एक्सप्लॉयटेशन से एक्सप्लॉइट करें। तो ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी कि अर्थ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो यानी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और जितना राइट ह्यूमन का है उतना ही राइट दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट का भी है। इसी फीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी कंजर्व। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। ब्रॉडली कंजर्वेशन मेथड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकंड इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में हम किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखकर ही प्रिजर्व करते हैं, जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में जब हमें किसी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को प्रिजर्व करना होता है तो हम उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सूटेबल इन्वायरमेंट में रखते हैं अंडर आ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक योर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सैक्रेड ग्रुप्स। एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट्स बाय फॉर्मिंग जीन बैंक, सीड बैंक एंड टिश्यू कल्चर, एंड प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज बाय मेंटेनिंग botanical garden, zoological park, wildlife park. Hence, this is all for today. In the next video, we will continue with this and we will see in detail about in situ conservation and ex situ conservation. This is all for today. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.